हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार और मेरी तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जितेश गोस्वामी अपने यूट्यूब चैनल बुक एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर के अंदर लेक्चर 1, जिसके अंतर्गत हम आवेशन तथा चालकता के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और घंटी पे ऑल प्रेस पर दबाकर क्लिक कर देना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसके नोट्स प्रॉपर बना सके। तो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशन। आवेशन के बारे में, किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, अगर किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उन पर आवेश वितरित हो जाता है, तो उसे ही आवेशन कहते हैं। आवेशन की प्रक्रिया में एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है। उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो और उस पर धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ पर धनावेश होगा और जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उस पर ऋणावेश आ जाता है। आवेशन की विधियाँ, पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। एक वस्तु पर धनावेश तो दूसरी वस्तु पर उतने ही परिमाण का ऋणावेश आ जाता है। इसको हम चित्र से समझते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर दो वस्तुएं बना रहा हूँ, ये एक वस्तु, ये दो वस्तु, दूसरी वस्तु। जब इन दोनों को हम रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं और दोनों पर समान परिमाण का आवेश एकत्रित हो जाता है। माना कि यहाँ पर +3 आवेश है तो यहाँ पर भी 3 आवेश ही होगा। यही है घर्षण द्वारा आवेश। जब दो वस्तुओं को हम घर्षण कराते हैं तो जितना आवेश पहली वस्तु पर होता है उतना ही आवेश दूसरी वस्तु के ऊपर आ जाता है। तो यही कहलाता है घर्षण द्वारा आवेशन। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। रूखे बालों से कंघा का आवेशित होना। जब रूखे बालों पर कंघा अपन रखते जब कंघे को अपन बिना तेल लगाए हुए बालों पर रगड़ते हैं तो कंघा तेल से चिकना नहीं होता है, क्योंकि हमारे सर पर तेल नहीं लगाया होता है। फिर भी जब उस कंघे को हम छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वे टुकड़े उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इससे क्या होता है, कंघा आवेशित हो जाता है। प्लास्टिक की कुर्सी, ऊनी कपड़ा से हाथों के बालों को आवेशित होना। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु। कांच की छड़ और रेशमी कपड़ा। जो कांच की छड़ है वो है धनावेशित और जो रेशमी कपड़ा है वो है ऋणावेशित। बिल्ली की खाल को अपन प्लास्टिक की छड़ से, एबोनाइट की छड़ से रगड़ सकते हैं तो बिल्ली की खाल है धनावेशित। प्लास्टिक की छड़, एबोनाइट की छड़, वो है ऋणावेशित। ऊनी कपड़े को हम एम्बर से, प्लास्टिक से, एबोनाइट से और रबड़ से रगड़ते हैं तो ऊनी कपड़ा उस पर होता है धनावेशित। एम्बर, प्लास्टिक, एबोनाइट और रबड़ इस पे होता है धनावेशित। धनावेश आ जाता है। अब देखते हैं दूसरे नंबर पर चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है, पहले देखते हैं। जब एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में, ये एक अनावेशित वस्तु है जिस पर कोई आवेश नहीं है, जब इसके संपर्क में हम धनावेशित वस्तु को लाते हैं जिस पर आवेश है, तो ये दोनों वस्तुएं जब संपर्क में आती हैं तो समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। हमने माना ये दो वस्तुएं हैं, मानते हैं दो वस्तु। एक स्लाइड लेते हैं अपन और हम वहाँ समझाते हैं। देखो, ये दो वस्तुएं मैंने बड़ी बड़ी ली है, ये दो वस्तुएं हैं। इनको जब पहले ये दो वस्तुएं थी, ये वस्तुएं दूर थी। जब इन वस्तुओं को हम पास में लाए तो ये है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस पे जैसे माना कि प्लस चार्ज है। जब इन दोनों वस्तुओं को अपन पास में लाए तो इस पर भी प्लस और इस पर भी प्लस आ जाएगा, तो यही चालन कहलाता है। और जब इन दोनों वस्तुओं को अपन दूर ले जाते हैं वापस, तो इन दोनों पर प्लस चार्ज ही रहता है, तो इसे ही अपन चालन कहते हैं।
तो ये देखिए, जब एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में आवेशित वस्तु लाने पर दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक अनावेशित वस्तु एक आवेशित वस्तु दोनों को जब संपर्क में लाया जाता है तो जो अनावेशित वस्तु है वो भी आवेशित हो जाती है। किस प्रकार का आवेश आता है, जिस प्रकार का आवेश उसके पास लाया जाता है उसी प्रकार का आवेश उस पर उत्पन्न हो जाता है। और जब उन दोनों को अलग किया जाता है तब भी ऐसा ही होता है। अब देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। अपन पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं, पहले बात करते हैं प्रेरण किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होते हुए भी उस पर अपना प्रभाव आरोपित करती है तब उसे प्रेरण कहा जाता है। कोई ऐसी वस्तु, माना कि ये वस्तु है, ये वस्तु पहले इससे जुड़ी हुई थी लेकिन अब ये वस्तु इससे अलग है या फिर ये पहले से अलग है, तो उस पर अपना प्रभाव, ये वस्तु इस पर अपना प्रभाव आरोपित करेगी तो उसे ही हम प्रेरण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ यहीं पर। ये दो वस्तुएं हैं, ये दो वस्तुएं हैं, ये है आवेशित और ये है धनावेशित। तो ये जो वस्तु है ये इस पर अपना प्रभाव डालेगी, हालांकि ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी ये आकर्षण बल के कारण ये अपना यहाँ पर प्रभाव डालेगी। और अगर इसके पास प्लस है तो ये यहाँ पर माइनस चार्ज बता देगी, और अगर यहाँ पर माइनस है तो इस वस्तु पर ये प्लस चार्ज इंगित कर देगी। तो यही है प्रेरण द्वारा आवेशन। बात कर लेते हैं, नीचे देखिए मैंने आपके लिए चित्र बना रखे हैं, तो देखिए पिक्चर्स बना रखी है। तो विद्युत रोधी स्टैंडों पर दो धातु के गोले ए व बी एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं। ये देखो ए और बी एक दूसरे संपर्क में रखे हुए हैं। अब एक धनावेशित छड़ को गोले ए के पास ले जाते हैं पर ए में ऋणावेश व बी में धनावेश प्रेरित हो जाता है। जब एक छड़ है, ए धनावेशित छड़ है, उसको गोले ए के पास ले जाते हैं तो एक पर धनावेशित और एक पर ऋणावेशित, और छड़ के पास का जो गोला है वहाँ पर आ जाएगा धनावेशित, और छड़ के पास का जो गोला वहाँ पर धनावेशित, और धनावेशित के पास का जो गोला है वहाँ पर आ जाएगा ऋणावेशित। कहे तो जो गोला छड़ के पास है वहाँ पर होगा ऋणावेश, और जो गोला छड़ से दूर है वहाँ पर हो जाएगा प्लस। गोले के पास वाले, छड़ के पास वाले गोले पर ऋणावेश आया, क्यों, क्योंकि जो छड़ है वो आपकी धनात्मक है। आगे बढ़ते हैं। संपर्क हटा लेने के बाद भी गोले के धनावेश व ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण से दूर के पृष्ठों पर रहते हैं। जब हम संपर्क हटा देंगे दोनों को दूर ले जाएंगे, फिर भी एक गोले पर प्लस और एक गोले पर माइनस का चिन्ह रहेगा, आवेश रहेगा। धनावेशित छड़ हटा लेने पर धनावेश व ऋणावेश आकर्षण बल के कारण नज़दीकी पृष्ठों पर आ जाते हैं, और जब हम उस छड़ को हटाते हैं तो जो गोले हैं जिसमें एक पर धनावेश है और एक पर ऋणावेश है, वे आकर्षण बल के कारण नज़दीक पृष्ठों पर थोड़े थोड़े नज़दीक आ जाते हैं। गोले को दूर रखने पर ए व बी पर क्रमशः ऋणावेश व धनावेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जब हम गोलों को दूर रखते हैं तो ए व बी पर क्रमशः ए पर ऋणावेश और बी पर धनावेश एक समान रूप में, जितना ऋणावेश ए पर है उतना धनावेश बी पर उत्पन्न हो जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों। मैं आपको इस चैप्टर का जो पीडीएफ है वो पाठ संपूर्ण होने के बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके अंतर्गत आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप टेंशन ना लें। आगे बढ़ते हैं अपन। उससे पहले एक और बात, उपरोक्त संपूर्ण प्रक्रिया में दोनों गोलों को बाहर से आवेश नहीं दिया जाता है, प्रेरण द्वारा दोनों गोलों को आवेशित कर दिया जाता है। हम इनको बाहर से आवेश नहीं दे रहे हैं, प्रेरण द्वारा इनको आवेशित कर रहे हैं। एक गोला दूसरे गोले पर प्रभाव डालता है, एक गोले पर अगर माइनस है तो दूसरे पर प्लस विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर देता है, और अगर एक पर प्लस है तो दूसरे पर माइनस आ जाता है। आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पर आवेशन को समाप्त कर चुके हैं, आवेशन की विधियाँ पढ़ चुके हैं। पहली आवेशन की विधि है घर्षण द्वारा, दूसरी है प्रेरण द्वारा, और दूसरी है प्रेरण द्वारा, और प्रेरण से हमने पहले पढ़ी थी
चालक द्वारा। तो अब हम पढ़ेंगे चालकता। चालकता किसे कहते हैं? किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। कोई चालक है, उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रम, जैसे कि R प्रतिरोध है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/R। तो किसी चालक के प्रतिरोध, कोई चालक है उसका प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी चालकता कहलाता है। चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए 3 प्रकार के वर्गीकरण है चालकता के आधार पर पदार्थों का। पहला होता है चालक। वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रभाव आसानी से हो चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो आसानी से आवेशित हो, जिनके अंदर आवेशों का प्रवाह हो, वे कहलाते हैं चालक। जैसे कि चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, इनके अंतर्गत आवेश का प्रभाव आसानी से होता है और चांदी विद्युत धारा का सबसे बड़ा सुचालक है। तो ये याद रख लेना, चांदी सबसे बड़ा सुचालक है। तो चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, इनके अंदर आवेश बड़ी आसानी से प्रवाहित हो जाता है। अब पढ़ते हैं दूसरे नंबर पर कुचालक और विद्युतरोधी। कुचालक वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रभाव संभव नहीं हो। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रभाव होता ही नहीं है, जैसे कि अपन प्लास्टिक को ले सकते हैं, कांच देख लीजिए, एबोनाइट, ऊन, रेशम, ये चीज़ें हैं, इनके अंतर्गत कभी भी आवेशों का प्रभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आवेश संभव ही नहीं है, क्योंकि ये प्लास्टिक से बना होता है जो आवेशों से संपर्कित नहीं हो पाते हैं। अर्धचालक वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम व कुचालकों से अधिक को अर्धचालक कहलाते हैं। अब उसके नाम से पता चल रहा है अर्धचालक बोल मतलब आधे चालक हैं और आधे कुचालक। इनके अंदर जो आवेश है, आवेश का प्रभाव धीमी गति से होता है, न तेज होता है और न ही ऐसा होता है कि होता ही नहीं। इसमें आवेश का प्रभाव धीमी गति से होता है। जैसे कि आपको कुछ उदाहरण दी जाए तो है सिलिकॉन, जर्मेनियम और GaB, GaDsP। तो ये जो अर्धचालक के जो उदाहरण हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि अर्धचालक के 2 उदाहरण दीजिए। हालांकि ये केमिस्ट्री में होते हैं, लेकिन सिलिकॉन, जर्मेनियम आपके केमिस्ट्री की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और फिजिक्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, अर्थात इन्हें याद कर लें। हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति के लिए, हमारे घरों में विद्युत आता है, करंट आता है, तो उसकी आपूर्ति के लिए 3 तार उपयोग में लिए जाते हैं। उनके लिए 3 तार होते हैं। एक तार होता है विद्युन्मय तार, दूसरा तार होता है उदासीन तार और तीसरा तार होता है भू संपर्क तार, कम प्रतिरोध तार। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें याद रख लेना, ये आपके घरेलू काम में उपयोग आती है। इसके क्या उपयोग है चालकता के? पहले 2 तार विद्युत धारा को शक्ति स्टेशन से युक्तियों तक ले जाते हैं। अब हमने जो तार पढ़े थे 3 प्रकार के, विद्युन्मय तार, उदासीन तार तथा भू संपर्क तार, इनके क्या उपयोग है? पहले 2 तार विद्युन्मय तार और उदासीन तार, इनका कार्य क्या होता है? विद्युत धारा, जो शक्ति स्टेशन होते हैं जहाँ पर विद्युत धारा एकत्रित की जाती है, वहाँ से शक्ति स्टेशन से युक्तियों तक ले जाने में, जो बड़े बड़े खंभे होते हैं लाइट के, वहाँ तक धारा को ले जाना चालकता, विद्युन्मय तारों के द्वारा उसको चालक से आवेशों को ले जाया जाता है। तीसरा तार जो होता है वो भूमि में गढ़ी धातु की प्लेट से जुड़ा होता है। भूमि में गढ़ी हुई जो धातु की प्लेट होती है उससे जुड़ा हुआ होता है, जिससे हम कहते हैं कि अड़त। आपने देखा होगा कि गाँवों में, शहरों में, कई बड़ी बड़ी जगहों पर जहाँ पर बिजली की ज़रूरत ज़्यादा होती है, वहाँ पर एक धातु की प्लेट है, जैसे कि लोहा है, तांबा है, इनकी प्लेटों को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और उनसे एक तार जोड़कर सीधा उनसे लाइट प्राप्त की जाती है। तो वही होता है भू संपर्क तार का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर कम प्रतिरोध तार होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कम प्रतिरोध तार। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, पहले इसको मैं साफ कर देता हूँ। हाँ, तो विद्युत इस्त्री, रेफ्रिजरेटर बोले तो फ्रिज, टेलीविज़न आप देखते ही हैं हमेशा, और धातु के आवरण भू संपर्क तार से जुड़े होते हैं। ये जो होते हैं ये भू संपर्क तार से जुड़े होते हैं। इसी तार द्वारा इनके अंदर उपयोग किया जाता है इस तार का। भू संपर्कण किसे कहते हैं आप देख लीजिए। धातु के आवरण वाले यंत्रों के आवरण का एक तार, धातु के आवरण वाले, जो धातु के आवरण वाले होते हैं, आवरण वाले यंत्र होते हैं, उनका आवरण का एक तार, यंत्रों के आवरण का एक तार द्वारा जमीन से जोड़ने को भू संक्रमण कहते हैं। अर्थात एक तार है जिसको धातु में धसी प्लेट से जोड़ देते हैं तो वही भू संक्रमण तार कहलाता है।
अब अपन पढ़ेंगे विद्युतदर्शी। जैसा कि आपने पीछे देखा होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी जगह पर आवेश है या नहीं है, उनका समसूचन करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता था उसका नाम था सरल पत्र विद्युतदर्शी। तो आपने वो पढ़ चुके हैं। तो अपन देखते हैं जो विद्युतदर्शी वहाँ पर लिखा हुआ था तब वो विद्युतदर्शी होता क्या है वो देखते हैं। तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की ध्रुवता का पता लगाने वाला उपकरण विद्युतदर्शी कहलाता है। कोई वस्तु है उस पर जो आवेश है, आवेश की ध्रुवता का पता लगाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? विद्युतदर्शी। आप बस इसे याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। इसके दो प्रकार हैं, सरल विद्युतदर्शी। लेकिन यह पूछा जाता है कि आवेश के समशोषण के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र कौन सा है, तो वो है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। याद रख लेना, स्वर्ण पत्र और विद्युतदर्शी। सरल विद्युतदर्शी और स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी ये नीचे आ चुका है। तो ये दो प्रकार के विद्युतदर्शी होते हैं। तो पहले देखते हैं सरल विद्युतदर्शी क्या होता है। इसमें कांच के जार में एक धात्विक छड़, कांच के जार में एक कांच का जार है, ये देखो यहाँ पर एक कांच का जार लिया हुआ है, इसके अंदर ये देखो एक धातु की छड़ लगी हुई है, ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत लगी हुई है। छड़ के ऊपरी सिरे धात्विक घुंडी, जबकि निचले सिरे पर दो एल्यूमिनियम की पत्तियां लगाई जाती हैं। ये देखो यहाँ पर दो पत्तियां लगाई गई है एल्यूमिनियम की, और ये जो घुंडी है ये धात्विक घुंडी है, तो ये कहलाता है। और ये इसके नीचे यहाँ पर कॉर्क है, ये घुंडी हो जाएगी, और इसके पास ये आवेशित छड़ है, ये धनावेशित छड़ है, और ये दो एल्यूमिनियम की पत्तियां हैं। अब इसकी कार्यविधि क्या है वो अपन देख लेते हैं। ऊर्ध्वाधर धात्विक छड़ पूर्व में ही आवेशित रहती है। पूर्व में जब इसको हम लगाते हैं तभी आवेशित ही होती है। जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक घुंडी के संपर्क में लाया जाता है, अब हम किसी आवेशित वस्तु को धात्विक जो ऊपर लगी हुई है धात्विक घुंडी उसके संपर्क में लाएंगे तो कुछ आवेश पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है। तो जो कुछ आवेश होता है वो पत्तियों पर आ जाता है। तो ये जो कुछ आवेश है जो हमने नीचे पत्तियां लगाई थी एल्यूमिनियम पर की, उन पर कुछ आवेश आ जाएगा, और कुछ आवेश ऊपर से आ, अपने अंदर ले लेगा छड़। यदि पत्तियां फैल जाती हैं तो आवेशित वस्तु पर छड़ के समान आवेश होता है। अगर पत्तियां फैल गई तो आवेशित वस्तु पर छड़ के समान आवेश होता है। तो जो वस्तु आवेशित हैं उस पर छड़ के समान आवेश है, और पत्तियों के संकुड़ने पर विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। यदि पत्तियां फैल जाती हैं तो वस्तु पर जितना जैसा आवेश छड़ पर है वैसा वैसा आवेश वस्तु पर है, और अगर नहीं फैलती है तो जैसा आवेश छड़ पर है वस्तु पर वैसा आवेश नहीं है, विपरीत प्रकृति का आवेश है। अगर छड़ पर प्लस है तो वस्तु पर माइनस है, और अगर छड़ पर माइनस है तो वस्तु पर प्लस होगा। तो ये होता है सरल विद्युतदर्शी। अब अपन पढ़ेंगे स्वर्ण विद्युतदर्शी। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो स्वर्ण विद्युतदर्शी, स्वर्ण विद्युतदर्शी क्या होता है? सरल विद्युतदर्शी की भांति स्वर्ण विद्युतदर्शी सरल विद्युतदर्शी की भांति होता है, उसकी तरह ही लगभग सेम होता है। इसमें एल्यूमिनियम की पत्तियों के स्थान पर सोने की पत्तियां प्रयोग में ली जाती। फर्क बस इतना है कि वहाँ पर जो छड़ के नीचे दो पत्तियां लगी हुई थी वो एल्यूमिनियम की थी, और यहाँ पर होती हैं सोने की। तो ये देखिए आप चित्र में आसानी से देख सकते हैं, ये दो पत्तियां लगी हुई है, ये है सोने की, और ये एक छड़ है धनावेशित आवेशित है, और ये आवेशित छड़ को हम इसके पास लाते हैं, ये गुंडी हो गई और ये दांतों की छड़ हो गई, और ये अपन ने कांच का बॉक्स ले लिया एक। तो ये इसके अंतर्गत ऐसे होता है। अब देखिए विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव से जिस लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होता है, ऐसा लोहा जिसको अगर हम विद्युत धारा दें तो उसके प्रभाव से चुंबक तो उत्पन्न हो जाए तो वो कहलाता है विद्युत चुंबक। और एक होता है विद्युत चुंबकीय बल। ये जो विद्युत चुंबकीय बल हैं वो प्रकृति के मूल बलों में से एक है। तो याद रखना, विद्युत चुंबकीय बल प्रकृति के मूल बलों में से एक बल है। मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार प्रकाश की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है तथा इसकी चाल केवल विद्युत तथा चुंबकीय
मापों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो जो प्रकाश है, प्रकाश की प्रकृति होती है वो विद्युत चुम्बकीय होती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपको 1 नंबर के लिए कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय है तथा इसकी जो चाल होती है वो केवल विद्युत तथा चुंबकीय मापों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। एक मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, दीर्घपराशी बल है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, दीर्घपराशी, लघुपराशी, लघु कोटि, दीर्घ कोटि, कौन सा बल है। तो आपको बोलना है दीर्घपराशी बल है गुरुत्वाकर्षण बल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आवेश, वो हमने आज फिनिश कर लिया है। कल हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम, जिसके अंदर कूलाम का सदिश रूप है, कूलाम का जो सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ कि आपको मेरे चैनल बुक एजुकेशन पर फिजिक्स के प्रथम पार्ट से लेकर अंत के पार्ट तक सभी लेसन्स के नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए। एक बार पुनः चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ऑल प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं लेक्चर 3 में कूलाम के नियम के साथ। बाय बाय। देखते रहिए और नोट्स को बनाते रहिए। और एक बार पुनः आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय, कल मिलते हैं।